क्या यूएस ने जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से या पार्शियली खत्म कर दिया? A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. अब इनकी अमेरिकन पब्लिक के अंदर भी गर्मा गर्मी शुरू होगी, जिस तरह कि आपने देखा है कल बर्नी सैंडर्स साहब की बड़ी जबरदस्त स्पीच थी। But it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. ये बॉम्ब जो इन्होंने सिर्फ बंकर बस्टर उधर उनकी फर्दों पे नहीं मारे ईरान में, ये बंकर बस्टर उन्होंने यूएनओ के चार्टर पे ऊपर भी मारे हैं ना, और यही बंकर बस्टर इन्होंने अपने ट्रम्प साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मार दिया। इजराइल है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और ब्रिटेन स्पेयर हेड है, लेकिन हमें तो ये मामला उल्टा ही लग रहा है कि जो एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इजराइल के इशारों में नाचता है और इजराइल का स्पेयर हेड है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapon. अभी जो लेटेस्ट जो सुनने में आ रहा है कि जी इन्होंने कतर वाली जो बेस है ना इनकी अमेरिका की, उसको भी अटैक किया ईरान ने, और फिर जो सीरिया में इनकी बेस है उसको भी अटैक किया, और इसी तरह इराक में जो बेस है उसको भी अटैक किया, और अभी आप ये देखें हो सकता है इनके जो सी में एसेट्स हैं उनको भी अटैक किया जाए। आप इसको अभी जेन से मत निकालें कि जो सी में एसेट्स हैं वो ज्यादा इनके अहम है, जो बेसिस अभी ये मोस्टली बेसिस इन्होंने अब खाली कर दी है वो इररिलेवेंट सी बेसिस है। हाँ, एक्चुअली जो इनके नेवल एसेट्स हैं ना जो समुद्र में खड़े हैं वो ज्यादा अहम है। तो वाजी साहब आप ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन का भी हम फ्यूचर उसी तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस थी और वो भी इसी तरह यूजलेस होकर अपने अंजाम को पहुंच गई, आप क्या कहते हैं? इसके पहले दिन से इसके अंदर एक अनडेमोक्रेटिक चीज रखी हुई है कि बाकी अगर 200 मुल्क कह रहे हैं कि नहीं कुछ ये चीज गलत है, उसको सिर्फ एक सिंगल कंट्री जो परमानेंट मेंबर्स में से बैठा हुआ वो उसको वीटो कर सकता है। ये पहले दिन से इसके अंदर अनडेमोक्रेटिक जिन्होंने बनाई तो उन्होंने सिर्फ ये छोटे मुल्कों का आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनके ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इसको बनाया था। ये इदारा अपनी अहमियत खो चुका है टेक्निकली, इसका बस सिर्फ अब इसको मतलब अनाउंस होना बाकी है, मतलब ये एक इसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसको दफनाना बाकी है यूएनओ को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली नकीब, वेलकम टू एएम व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि ऑनगोइंग सिचुएशन जो ईरान और इसराइल की वॉर की चल रही थी उसमें एक नया टर्न आया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इसराइल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस वॉर में घसीट कर लेके आने में कामयाब हो गया। हमने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से अंदाजा लगा तो लिया था, लेकिन हमें इस कदर हम पूरी यकीन नहीं थे कि अमेरिका अब एक और जंग में जो एक लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है उसमें कूद पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली वो डेवलपमेंट्स कवर करने जा रहे हैं जो कि 24 से 48 घंटों में हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, जिनमें नतांज, इस्फहान और फर्दो की न्यूक्लियर साइट्स शामिल थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. इसके बाद की हम सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं कि अब जो प्रेजेंट मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो कहाँ पे खड़ी है। इज मिडिल ईस्ट रियली ऑन फायर? तो इस सबसे रिलेटेड हम जो अपने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वाजिद साहब उनसे डिस्कस करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके व्यूअर्स को भी सलाम। तो वाजिद साहब, आप हमें ये बताएं कि जो यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, क्या ये यूएस ने रेड लाइन को क्रॉस किया था? और हम ये इसके बाद की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? क्या ये इसराइल ईरान से हटकर यूएसए और ईरान की जंग हो जाएगी? और इसके बारे में बताएं कि क्या यूएस ने जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से या पार्शियली खत्म कर दिया? देखें जी, आपने जो क्वेश्चन किया ना कि इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचा है या इनकी ये कैपेबिलिटी, क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसकी ईरान की ख़त्म कर दी है अमेरिका ने, तो इसके ऊपर तो जवाब है नेगेटिव, क्योंकि वो उनकी जो इनरिच जो यूरेनियम थी ना वो वहाँ से वो कह रहे हैं कि हमने तो मूव कर ली थी कई माह पहले वहाँ से, और किसी सेफ लोकेशन पे और किसी और जगह पे। आप एक चीज़ और नोट करें कि इनका एक और जो न्यूक्लियर साइट है जो बुशहर में है वो बेसिकली ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ईरान और रशिया का, ठीक है जी। तो उसके ऊपर जैसा कि आपने रिसेंट अभी सुना भी होगा, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं रशिया में, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी जिस वक्त डिस्कशन हो रही है तो उस वक्त वो याद भी कराते हैं उनको, व्लादिमीर पुतिन साहब को, कि हमारा एक जॉइंट जो प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर का वो वहाँ पे बुशहर में है, तो जिसपे वो व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि बिल्कुल हमारे वहाँ पे साइंटिस्ट, हमारे पर्सनल्स वहाँ पे अभी तक काम कर रहे हैं और हम उसमें बिल्कुल कमिटेड हैं, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनकी ये जगह बिल्कुल खाली थी यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। अब ये पूरी दुनिया भी ये समझने की कोशिश कर रही है, पूरा अमेरिका इसको समझने की कोशिश कर रहा है
कि ये इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये किया क्या है, बेसिकली ये क्या किया है, इनको क्या मिला इसमें से क्या हासिल हुआ इनको। एक तो ये इस इतनी जो डर्टी वॉर है इसके अंदर ये ड्रैग हो गया अमेरिका, और दूसरी चीज़ है कि जो ये टारगेट लेके आए थे वहाँ से B-2, इन्होंने स्टेल्थ अपना इतना महंगा जो वो वहाँ पे यूज़ किया, फिर वो बंकर बस्टर यूज़ किए, ठीक है, फिर टोमाहॉक इन्होंने मिसाइल जो सबमरीन से फायर किए इनकी नातांज वाली साइट के ऊपर। इस सब से, इस पूरी एक्सरसाइज से इनको हासिल क्या हुआ, तो ये अभी तक ये खुद भी कोई नहीं बता पा रहा, अमेरिकन भी अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि हमें क्या मिला वहाँ से। अच्छा, दूसरा जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा था कि क्या इन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस की है, ऑफ कोर्स रेड लाइन क्रॉस की है। एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी आपने सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उनकी, जो कि इस खित्ते का बड़ा अहम मुल्क है, ग्लोबल साउथ का बड़ा अहम मुल्क है। और फिर उनके स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप्स हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो ऑफ कोर्स इवन नॉर्थ कोरिया उनकी हेल्प आउट के लिए आए हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी है। तो ये ना समझे कि ईरान को अकेला बैठा है यहाँ पे इस खित्ते में, उनके बहुत सारे एलाइज हैं। तो ऑफ कोर्स इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, और आप देख रहे हैं कि मुसलसल अभी उनके बयानात आ रहे हैं कि इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की, और हम इसका जवाब भी देंगे, और मेरे ख्याल में अभी ये जवाब देना भी शुरू कर दिया। तो व्यूअर्स, आपको तो पता है कि यूएस ने B-2 बॉम्बर तैयारे, बंकर बस्टर मिसाइल्स और टॉमाहॉक मिसाइल यूज़ किए। तो आपको मैं बताता चलूँ, जो ये बंकर बस्टर मिसाइल होते हैं, ये एक मिसाइल के ऊपर $2 बिलियन तक का खर्चा आता है। तो गालबन ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 3 B-2 बॉम्बर तैयारे यूज़ किए हैं, और एक B-2 बॉम्बर जो तैयार है वो 2 बंकर बस्टर मिसाइल्स को कैरी करने की सलाहियत रखता है। तो गालिबन ये इम्कान है कि उन्होंने 6 बंकर बस्टर मिसाइल ईरान की तरफ दागे हैं। तो वाजिद साहब, आप हम ये बताएं कि ये जो अमेरिका है वो ये बंकर बस्टर मिसाइल और B-2 बॉम्बर तैयारे, टॉमाहॉक मिसाइल यूज़ करके ईरान, रशिया, चाइना और अपने यहाँ तक के इसराइल को क्या वो मैसेज देना चाह रहा है? देखिए जी, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। आप एक चीज़ तो नोट करें, जब आपकी बेसिकली जो रेट है, या आपकी जो पहले जिस तरीके से आप इस मिडिल ईस्ट को चला रहे थे, तो एक एज ए सुपर पावर, तो जब आप उसको थोड़ी सी अपनी ग्रिप लूज करते हैं तो फिर आपको उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो ये वही जोर लगाया जा रहा है इनकी, जिस तरह से अभी वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो डिक्लाइन का शिकार है, इनकी जो पावर है वो डिक्लाइन का शिकार है। अब ये ग्लोबल साउथ को बेसिकली दोबारा से ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आपने देखा ना, इसी से जब ये अटैक करने से पहले भी उन्होंने इस पे बड़ा एम्फसाइज किया ट्रंप साहब ने कि जी आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन वो हमारे से अच्छी नहीं है। वो एक्चुअली ईरान को थोड़ी कह रहे थे, वो तो चाइना को, रशिया को ही कह रहे थे ना, ठीक है, उनको भी पता है कि ईरान के पास क्या है। तो अब ये अगर उन्होंने ये B-2 यूज़ किए हैं, बंकर बस्टर यूज़ किए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, टॉमाहॉक यूज़ किए हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने 14 जो है बंकर बस्टर मारे हैं, ठीक है ना, कुछ कह रहे हैं कि जी उन्होंने 3 जो B-2 यूज़ किए। तो इसमें तो ना अभी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं इसमें, तो कि जी कितने बंकर बस्टर इन्होंने, लेकिन देखिए ये इररेलेवेंट चीज़ है। जब आप बंकर बस्टर आपने 6 मारे हैं या 100 मारा है, जब आपको वहाँ से कुछ हासिल वसूल ही नहीं हुआ तो आपने वो ज़ाया ही किए हैं ना अपने बंकर बस्टर। और दूसरा, आप एक बिल्कुल ही इररेलेवेंट किस्म की जंग में भी घुस गए हैं। और अभी ये भी देखिएगा, आपके ट्रंप साहब के अपने जो समझ लें कि उनका जो मेगा था ना, ड्रीम था, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है ना, एक बड़ा नारा था, अब वो भी एक किस्म का आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी दरार आ गई है, बहुत सारी इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ उठ रहे हैं, इनकी एक एक करके लोग इनके इनर सर्कल से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से इनके पीट हेग्सेट साहब, उनको भी इवन इनर सर्कल से निकाल दिया गया। ये लेटेस्ट इन्हीं की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जो बाकी जो इनका अमेरिकन मीडिया है वही इसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर उससे पहले तुलसी गैबर्ड को इनर सर्कल से निकाल दिया गया। तो क्योंकि ये लोग इस पूरी चीज़ का सारा जितना भी ये मलबा इनके ऊपर गिरना है ना बाद में इस जंग का, तो वो ये उठाना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो एक एक करके इनके अपने लोग इनके इनर सर्कल से निकली जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब इनकी अमेरिकन पब्लिक के अंदर भी गर्मा गर्मी शुरू होगी, जिस तरह के आपने देखा है कल बर्नी सैंडर्स साहब की बड़ी जबरदस्त स्पीच थी। Statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc." Not only is this news that I've just heard the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right.
सेनेट के अंदर बहुत ले दे हुई है, फिर इनकी इवन कांग्रेस इसके खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली देखें यूएन का तो जो चार्टर है उसको तो इन्होंने वायलेट किया है। ये बॉम्ब जो इन्होंने सिर्फ बंकर बस्टर उधर उनकी फर्दों पे नहीं मारे ईरान में, ये बंकर बस्टर उन्होंने यूएनओ के चार्टर के ऊपर भी मारे हैं ना, और यही बंकर बस्टर इन्होंने अपने ट्रंप साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मार दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जब अग्रेसिवली किसी भी कंट्री के खिलाफ अटैक करना होता है तो आपको कांग्रेस की अप्रूवल जरूरी है, जो कि इन्होंने उसको सुपरसीड किया और इन्होंने अपने इख्तियारात यूज किए, जबकि कांग्रेस इनसे अब ये पूछ रही है कि आपके पास तो ये इख्तियारात ही नहीं थे, ठीक है। इसके ऊपर अभी आने वाले वक्तों में और भी बहुत कुछ होगा। तो वाजी साहब, वो तो मैं इससे आप जो ये बात आपने की है कि उन्होंने बजाते खुद ये फैसला लिया और कांग्रेस को मद्देनजर नहीं रखा, तो लास्ट वीडियो में भी हमने इसका जिक्र किया था कि जो अमेरिका है वो आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटेरियन रूल की तरफ ही तो बढ़ रहा है। मतलब कांग्रेस को उसने एतमाद में नहीं लिया, उसके अलावा जो अपने मुल्क में जो ये नेशनल गार्ड्स को और मरीन्स को डिप्लॉय कर देते हैं बगैर किसी से पूछे, तो मुझे तो यही सिनेरियो लग रहा है कि जब इख्तियार किया जा रहा है कि अमेरिका को अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ाया जाए। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। देखिए अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बैठी है वहाँ पे, मतलब एक पावर सेंटर एक नहीं है ना। अमेरिका कोई इस तरह का मुल्क नहीं है जहाँ पे एक बंदा कोई भी अगर वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है तो वो अपनी मर्जी कर लेगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं सारे। और देखिए आप ये भी तो देखें ना कि उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। चले इम्पीच नहीं किया जा सकता तो जो पब्लिक है वो तो मैसिव किस्म की जब गैदरिंग शुरू होती है, जब एहतजाज शुरू होता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो फिर जो बैठी सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना वो अंडर प्रेशर तो जाती है। तो जैसा कि अब आप देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। इवन आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, आज भी न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है ईरान वॉर के खिलाफ कि आप इस वॉर में क्यों गए हैं, ठीक है। तो ये देखें वो एक ऑनगोइंग सिचुएशन पहले से थी अमेरिका के अंदर, जो इनकी इमिग्रेशन लॉ को लेके ना, तो वो उसी को उन्होंने और समझे कि उसके ऊपर और फ्यूल डाल दिया। तो अब उसमें अब ये जी बिल्कुल मजीद चीजें एंटर जी इसमें एक एक करके पॉइंट्स ही अब उनको और मिलते जाएंगे, तो इसमें और किस्म अब और लोग भी इसमें एंटर होते जाएंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, जो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट डेवलपमेंट सुनने में आ रही है उसके मुताबिक जो ईरान है उसने भी अमेरिकन जहारियत के खिलाफ एक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया और उसने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं उनको हिट किया। और हमने इससे पहले देखा जो ईरानियन असम्बली है उसने ये बिल पास कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। तो वाजी साहब, आप इससे बताएं कि इससे क्या वो मुझे तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता नजर आ रहा है, आप बताएं। देखें ये जो इवेंट्स है ना ये 1 by 1 होंगे। ये अभी ऐसे नहीं होगा कि एक ही दफ़ा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, बाबुल मंदब भी बंद है और फिर उसके बाद तमाम के तमाम जहाँ बेसिस हैं उनको भी टारगेट करेंगे। ये 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी इसमें। अभी आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी हो सकता है अगले 10 दिन वो ना बंद करें, ठीक है, क्योंकि देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ को ही तो नहीं सप्लाई हो रही ना ऑयल, उसमें ग्लोबल साउथ को भी मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो उसको बंद ना करें, एक महीना और बंद ना करें, या हो सकता है अभी अगले 2-3 दिन में ही बंद कर दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये अमेरिकन बेसिस है ना इनके ऊपर अब ये रेगुलरली अटैक करेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अमेरिका को भी इस चीज़ का पता है, उन्होंने बहुत क्विकली इसको अपने जो बेसिस हैं वहाँ से अपने जो प्रेजेंस है उसको कम करना शुरू कर दिया। बहुत ही जो एसेंशियल किस्म के जो एसेट्स हैं ना उनको वहाँ उन्होंने अभी डिप्लॉय रखा है। अभी जो लेटेस्ट जो सुनने में आ रहा है कि जी इन्होंने कतर वाली जो बेस है ना इनकी अमेरिका की उसको भी अटैक किया है ईरान ने, और फिर जो सीरिया में इनकी बेस है उसको भी अटैक किया है, और इसी तरह इराक में जो बेस है उसको भी अटैक किया। और अभी अब ये देखें हो सकता है इनके जो सी में एसेट्स हैं उनको भी अटैक किया जाए। आप इसको अभी जेन से मत निकालें कि जो सी में एसेट्स हैं वो ज़्यादा इनके अहम है। जो बेसिस अभी ये मोस्टली बेसिस इन्होंने अब खाली कर दी है वो इररिलेवेंट सी बेसिस है। हाँ, एक्चुअली जो इनके नेवल एसेट्स हैं ना जो समुद्र में खड़े हैं वो ज़्यादा अहम है। और मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इनको समुद्र में ज़्यादा बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे। तो अब ये देखना है कि देखें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो अपने मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हैं जो बेसिस, तो क्या उनका रिएक्शन आएगा? ऑफ कोर्स आता होता है रिएक्शन, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी किसी किस्म की इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो ईरान के साथ कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाएं, आप प्रिसाइज करके इनके एयर बेसिस को मारते रहें, उसमें क्या है? मतलब मैं ये एक देखें अपना एक वाइल्ड गैस दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये हो भी सकता है कि देखें अगर कतर की प्रेमिसेस में आप किसी भी बेस को अटैक करते हैं तो ऑफ कोर्स कतर की सोवरेनिटी तो ब्रीच होती है ना। इसी तरह सीरिया की है, इसी तरह इराक की है। लेकिन क्या जब इन बाकी मुल्कों के ऊपर से जो मिसाइल्स या जो इनके एयर एसेट्स हैं जब वो उड़ के आके असफान के ऊपर या तेहरान के ऊपर बमबारी करते हैं तो वो भी तो मुसलमान मुल्कों से, इन्हीं मुल्कों के ऊपर से ही उड़ के आ रहे होते हैं ना, तो क्या उस वक्त इनकी सोवरेनिटी ब्रीच नहीं करती? तो ये भी आप समझे ना। तो फिर देखें जब जंग है तो फिर जंग है,
तो उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो व्यूअर्स, आपको हिस्टोरिकली ये तो पता ही होगा कि जो इसराइल है वो अगेन एंड अगेन अमेरिका को अपनी तमाम जंगों में घसीट कर ले आता है। तो वाजिद साहब, आप बताएं कि ये जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में गालिबन, कि जो इसराइल है वो इस पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकन और ब्रिटेन स्पेयर हेड है, लेकिन हमें तो ये मामला उल्टा ही लग रहा है कि जो एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इसराइल के इशारों में नाचता है और इसराइल का स्पेयर हेड है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapon. आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ज्यूइश लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर। ज्यूइश लॉबी तो नहीं, हम कह सकते उसको ज़ायनिस्ट लॉबी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्यूइश, क्योंकि जब हम ज्यूइश कहते हैं, ज्यू कहते हैं, वो एक रिलीजन है। तो ज़ायनिस्ट जो है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजी। तो एग्जैक्टली। तो अब ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट है ना, ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर। तो वो फंडिंग करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। देखिए, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। आपको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में नजर आएंगे। और इसी तरह फिर वो बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, फिर फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये यहाँ तक के हॉलीवुड और बॉलीवुड, यहाँ सब जी ये सब देखिए नैरेटिव कंट्रोल करते हैं ना, आप इसको समझे पहले। तो जब नैरेटिव, अब जंग है ही नैरेटिव की, देखिए हथियार सबके पास हैं, तो नैरेटिव जिसका ज्यादा तगड़ा है उसको वो जीत रहा होता है। तो इसलिए देखें, उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंपेन में आप देखें ना कि ना कहीं ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो अपने अपने जगह पे इन्वॉल्व होती है, वो फाइनेंस भी कर रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे नीचे सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, मतलब एक लंबा चौड़ा जो है ना उनका सेटअप है। तो आप उनको ये समझें कि जिस तरह से आपने कहा है कि अमेरिका की स्पेयर स्टेट तो इसराइल है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसी तरह से वो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको ज़ायनिस्ट लॉबी इंस्टॉल करवाती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना समझे कि कहीं उनको वोट नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उनको वोट पड़ता है, लेकिन उनको पीछे बहुत किस्म के मामले होते हैं। यानी उनको किस तरह से कैंपेन उनकी किस तरह से चलेगी, उसको फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है, तो कौन सी स्टेट से कितना इनको वोट मिल रहा है, तो किस तरह से उसको खेलना है। तो इसके दरे पर्दा बहुत सारी कुव्वतें काम कर रही होती हैं। तो उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग ताकत है वो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो इनको कंट्रोल करती है। और फिर बाद में उनसे जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर उनसे वो अपने, और आपने अभी रिसेंटली एक एप्स्टीन फाइल का भी शोर सुना होगा, ठीक है। अब एप्स्टीन फाइल क्या है? बेसिकली उसमें बहुत ही बुरे किस्म के जो सेक्स स्कैंडल्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है। इवन आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने तो जब उस दिन इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई है तो उन्होंने इसमें ये ट्वीट डाल दिया था ना कि जी जो एप्स्टीन फाइल है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने वो अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है। तो अब वो दरे पर्दा वो चीज़ें कहने को तो ये भी कहा जा रहा है, वहीं से अमेरिका से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो जिस चीज़ के बारे में एलन मस्क बात कर रहे थे ना, तो वो चीज़ ज़ायनिस्ट लॉबी के पास भी है। तो इसलिए वो उसको प्ले आउट करते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इतनी मतलब कि ना चाहने के बावजूद भी इस जंग में शामिल हुए और जाके ईरान के ऊपर अटैक कर दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो भाई साहब जो बाइडेन से भी ज़्यादा वो सगे निकले इनके। जैसा कि आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसका काम है कि वो पूरी दुनिया में एक पीस की फिजा को कायम रखे। लेकिन हम जो रिसेंटली ये देखते आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो ये काम है वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। जैसे पहले हमने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर थी, वो यूनाइटेड नेशन ने रुकवा सका। उसके बाद जो हमने देखा कि मैस लेवल पर जो पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड था जो इसराइल ने किया, उसको भी यूनाइटेड नेशन बोलती तो रही कि ये अनह्यूमैनिटेरियन है, ये बहुत गलत बात है, लेकिन उसको रोक नहीं पाई। और उसके बाद हमने देखा जो यूएस ईरान टॉक्स चल रही थी न्यूक्लियर, तो उसके ऊपर इसराइल ने आकर जारियत दिखाई, तो वो उसको भी नहीं रोक सकी। और यहाँ तक जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी उसको भी यूनाइटेड नेशन तो डायरेक्टली नहीं रोक सका। और जो ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन वो बाद में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की उस डिप्लोमेसी से वो रुकी। तो वाजिद साहब, आप ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन का भी हम फ्यूचर उसी तरह देख रहे हैं कि जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस थी और वो भी इसी तरह यूजलेस होकर अपने अंजाम को पहुंच गई। आप क्या कहते हैं?
देखें जी, आप पहले तो यूएनओ को ये समझे कि यूएनओ बना कब था और किस तरह से बना था, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। यूएनओ जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड फोर्सेस थी जब वो जीत गई, ठीक है, तो उन्होंने इसको फॉर्म किया, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं ना कि इसके अंदर चाइना भी है, इसके अंदर रशिया भी है, इसके अंदर ब्रिटेन भी है, ठीक है। जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। असल बात तो सिक्योरिटी काउंसिल की है। मैं उस पे आ रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जो 5 परमानेंट मेंबरान है ना, पहले उनको समझें। अब अगर इस वक्त बन रही होती है यूएनओ, तो उसमें कोई चाइना को लेता? अगर अमेरिका बनाता यूएनओ, या उसमें रशिया को लिया जाता? नहीं ना, क्योंकि ये उस वक्त एलाइज थे अगेंस्ट जर्मन्स, अगेंस्ट जापान। तो ये उस वक्त के एलाइज थे, ये एलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इवन, और फिर उसके बाद रशिया, चाइना, ठीक है। लेकिन अब ये इस वक्त एलाइज नहीं है, तो ये इदारा अपनी अहमियत खो चुका है टेक्निकली। इसका बस सिर्फ अब इसको मतलब अनाउंस होना बाकी है, मतलब ये एक इसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसको दफनाना बाकी है यूएनओ को। फिर दूसरी चीज, इसके पहले दिन से इसके अंदर एक अनडेमोक्रेटिक चीज रखी हुई है कि बाकी अगर 200 मुल्क कह रहे हैं कि नहीं कुछ ये चीज गलत है, उसको सिर्फ एक सिंगल कंट्री जो परमानेंट मेंबर्स में से बैठा हुआ वो उसको वीटो कर सकता है। ये पहले दिन से इसके अंदर अनडेमोक्रेटिक जिन्होंने बनाई तो उन्होंने सिर्फ ये छोटे मुल्कों का आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनके ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इसको बनाया था, ठीक है। तो अब ये अपनी अहमियत इसलिए खो चुका है कि इसके परमानेंट मेंबर्स के अंदर 2 मुल्क ऐसे बैठे हैं जो बाकी जो उधर 3 बैठे हैं उनके अगेंस्ट हैं। इस वक्त ब्लॉक में मतलब बन गया है, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ यूएनओ के अंदर भी लड़ा जा रहा है, ठीक है। जो ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ हम बात करते हैं ना हमेशा हर वीडियो में, ये उस यूएनओ के अंदर भी तो हो रहा है ना, उसके परमानेंट मेंबर्स। अब देखें ना, जब अमेरिका और ब्रिटेन ये किसी एक चीज के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो चाइना उसको वीटो कर देता है। जब चाइना रशिया ये किसी एक चीज के ऊपर एग्री करते हैं तो उसको अमेरिका वीटो कर देता है। इवन अब हालांकि आप देख रहे हैं कि जो फलस्तीन के अंदर कितने बुरे हालात पैदा कर दिए इन्होंने, कि एक तो जेनोसाइड की है, फिर उसके बाद अब वहाँ खाने पीने की मतलब जो किल्लत पैदा हो गई है, लोग भूख से मर रहे हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। लेकिन क्या है कि जब इसके जंग बंदी का मसवदा वहाँ पेश होता है तो वहाँ अमेरिका उसको वीटो कर देता है। तो इसका मतलब है अमेरिका की इजाज़त से ही ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ को समझें, तो यूएनओ जब कोई इदारा अपनी अहमियत खो दे तो इसका मतलब है उसको जिस मकसद के लिए बनाया गया था अब वो मकसद ही हल नहीं कर रहा, तो फिर वो सिर्फ उसकी अब आखिरी रसूमात बाकी हैं, उसके बाद उसका समझ लेके एंड तो हो चुका है अब। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने हमारी आज की डिस्कशन देखी है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है, उसके मुताबिक जो ईरान है उसने अमेरिकन बेसिस को काउंटर अटैक में स्ट्राइक किया है। इसके बाद जो अमेरिका है वो अपनी किस कदर भरपूर कुव्वत के साथ इस जंग में एंटर होता है, और उसके बाद जो रशिया और चाइना है वो इसका क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि रशियन बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं जो ईरान के अंदर है। और जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं वो डिप्लोमेसी के लिए इस वक्त रशिया में बैठे हैं। और ये आपको जैसे पता है कि जो इजराइल है वो बार बार इस पूरे जो मिडल ईस्ट का खिता है इसका जो नक्शा और इसका जो फेस है उसका चेंज करने की बार बार बात करता है। तो हमें यही देखना है कि क्या ये रशिया और चाइना और ईरान और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इस पूरे खिते में जो इजराइल है वो एक माइट, एक पावर बन के उभरे। और अब ये इसी से ही प्रूव होगा कि अमेरिका कितनी फोर्स से ईरान के जो काउंटर स्ट्राइक है उसका रिएक्शन देता है, और उसके बाद रशिया, चाइना और ईरान इसको जंग को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। हम बराह रास्त आपको अपना एनालिसिस साथ साथ पेश करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।